आज की तारीख है 6 दिसंबर 2025 और हमारे हाथ में है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मतलब आईएमडी का आज दोपहर जारी हुआ ऑल इंडिया वेदर फोरकास्ट बुलेटिन जी। और ये कोई मामूली कागज नहीं है। ये तो एक तरह से अगले कुछ दिनों के लिए पूरे देश के मौसम की स्क्रिप्ट है। बिल्कुल, और स्क्रिप्ट में आप देखेंगे तो एक साथ कई कहानियां चल रही हैं। हाँ। उत्तर में बर्फबारी का ड्रामा है, दक्षिण में तूफानी एक्शन चल रहा है और मध्य भारत में एक सस्पेंस थ्रिलर जिसे हम शीतलहर कहते हैं। हाँ, सही पकड़ा। और आज हम इसी स्क्रिप्ट को परत दर परत खोलने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कल छाता लेकर निकलना है या रजाई। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अलग अलग कहानियां, ये अलग अलग मौसम के पैटर्न आपस में जुड़े कैसे हुए हैं। यही सबसे दिलचस्प बात है। ये एक बहुत बड़ा जुड़ा हुआ सिस्टम है, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। तो चलिए पहला डोमिनो गिराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस हिस्से की जहां मौसम सबसे ज्यादा एक्टिव है। बुलेटिन साफ साफ कह रहा है कि 7 और 8 दिसंबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की पूरी संभावना है। जी, और हिमाचल में भी 7 तारीख को यही हाल रहेगा। तो इसके पीछे क्या है? और इस पूरी हलचल के पीछे एक ही मुख्य किरदार है, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जी। अब ये नाम हम हर सर्दियों में सुनते हैं, पर ये है क्या? हाँ, जरा इसे आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि हमारे ऊपरी वायुमंडल में हवा की एक तेज नदी बह रही है। अच्छा। इस नदी में जब एक बड़ा सा घुमाव या कहिए एक गड्ढा बनता है, उसे हम विज्ञान की भाषा में गर्त या ट्रॉफ कहते हैं। तो एक तरह से हवा की नदी में आया एक भंवर। बिल्कुल सही। और ये भंवर अपने साथ भूमध्य सागर से मतलब मेडिटेरेनियन सी से नमी उठाकर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके हम तक लाता है। कमाल है। और जब नमी से लदा ये सिस्टम हिमालय के ऊंची ऊंची पहाड़ों से टकराता है तो उसे ऊपर उठने पर मजबूर होना पड़ता है। और जैसे ही ये हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है, वो अपनी सारी नमी बर्फ और बारिश के रूप में वहीं छोड़ देती है। एग्जैक्टली। यानी हमारे पहाड़ों पर जो बर्फ गिर रही है उसका पानी हजारों किलोमीटर दूर से आया है। खैर, ये तो हुई उत्तर की कहानी। अब अगर हम नक्शे पर बिल्कुल दक्षिण में जाएं, तो वहां का मौसम भी शांत नहीं है। तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। यहाँ कौन सा सिस्टम काम कर रहा है? यहाँ की कहानी पूरी तरह से अलग है। इसका पश्चिमी विक्षोभ से कोई लेना देना नहीं। अच्छा। यहाँ विलेन कोई और है। बुलेटिन के मुताबिक यहाँ 2 सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं। एक है ऊपरी वायु चक्रीय परिसंचरण। रुकिए, अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ये तो सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द है। हाँ। आसान भाषा में ये हवा में बहुत ऊपर एक बहुत बड़ा धीरे धीरे घूमने वाला चक्रवात जैसा है। मतलब एक अदृश्य चक्का जो घूम रहा है। ठीक है। ऐसा ही एक चक्का दक्षिण केरल के तट पर बना हुआ है और दूसरा पूर्वी बांग्लादेश के पास। हाँ। ये दोनों सिस्टम किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह अच्छा। अपने अपने समंदर यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी को ऊपर की ओर खींच रहे हैं। हाँ। और यही नमी नीचे आकर गरज चमक वाले बादल और बारिश बना रही है। मतलब उत्तर में एक मेहमान पश्चिम से नमी ला रहा है और दक्षिण में स्थानीय सिस्टम ही समंदर से नमी खींच रहे हैं। बिल्कुल। और अंडमान निकोबार में तो मामला और भी गंभीर लग रहा है। वहां सिर्फ बारिश नहीं, 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की भी बात की गई है। हाँ, जो 50 तक जा सकती हैं। 50 तक? ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। हाँ। जब भी पूर्वानुमान में सिर्फ बारिश नहीं बल्कि तेज हवाओं की भी बात होती है तो इसका मतलब है कि वहां का मौसमी सिस्टम काफी ताकतवर है। ये सिर्फ बौछारें नहीं है, ये एक तूफानी मौसम का संकेत है, खासकर मछुआरों और समुद्री यातायात के लिए। और ये कब तक रहेगा? अच्छी खबर यह है कि बुलेटिन के अनुसार 8 तारीख के बाद इसका असर कम होने लगेगा। तो एक तरफ पहाड़ों पर बर्फ है और दूसरी तरफ समंदर में तूफान। लेकिन इस पश्चिमी विक्षोभ का असर सिर्फ पहाड़ों तक तो सीमित नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा आपने कहा था, ये एक डोमिनो इफेक्ट है। तो अगला डोमिनो कहाँ गिर रहा है? मैदानी इलाकों के तापमान पर। और यहाँ का पैटर्न मुझे बहुत अजीब लग रहा है। बताइए। पूर्वानुमान कहता है कि उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री बढ़ेगा। जी। और फिर उसके बाद अगले 3 दिनों में 3-5 डिग्री गिरेगा। ये क्या बात हुई? ठंड लाने वाला सिस्टम पहले तापमान बढ़ाएगा क्यों? ये तो एकदम उल्टा लग रहा है। हाँ, ये सवाल ही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये पश्चिमी विक्षोभ का एक क्लासिक सिग्नेचर मूव है। अच्छा। जब ये सिस्टम हमारी तरफ बढ़ता है तो वो अपने आगे आगे गर्म और नम हवाओं को धकेलता है।
इसी वजह से सिस्टम के आने से ठीक पहले न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ जाता है और हमें लगता है कि ठंड कम हो गई। हाँ, मौसम थोड़ा आरामदायक हो जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का धोखा है, ठंड का एक झूठा दिलासा। आप इसे तूफान से पहले की शांति या ठंड से पहले की गर्मी कह सकती हैं। लेकिन जैसे ही ये सिस्टम यहाँ से गुजर जाता है, ये अपने पीछे के दरवाजे खोल देता है और उस दरवाजे से बर्फीली हवा आती है। हिमालय के ऊपर की बर्फीली, सूखी और भारी ठंडी हवाएं किसी बाढ़ की तरह मैदानी इलाकों में घुस आती हैं और तापमान तेजी से गिरता है। जी, तापमान में जो अचानक 3 से 5 डिग्री की भारी गिरावट होती है, वो इसी बर्फीली हवा के हमले की वजह से होती है और यही बनती है शीतलहर या कोल्ड वेव की स्थिति। और ये शीतलहर का हमला सिर्फ 1-2 राज्यों तक सीमित नहीं है। चेतावनियों की लिस्ट तो काफी लंबी दिख रही है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और यहाँ तक कि ओडिशा तक में शीतल लहर की स्थिति बनेगी। ये तो देश का लगभग पूरा मध्य और पूर्वी हिस्सा इसकी चपेट में आ रहा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ आने वाले दिनों का पूर्वानुमान नहीं है। पिछले 24 घंटों के आंकड़े बताते हैं कि ये लड़ाई तो पहले ही शुरू हो चुकी है। अच्छा। पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनी हुई थी, बल्कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में तो स्थिति गंभीर शीतल लहर यानी सीवियर कोल्ड वेव तक पहुंच गई थी। एक मिनट, शीतल लहर और गंभीर शीतल लहर में क्या फर्क है? बस ज्यादा ठंड का एहसास या इसका कोई वैज्ञानिक पैमाना भी है? नहीं, इसका एक बहुत स्पष्ट वैज्ञानिक पैमाना है। जब किसी जगह का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गिर जाता है तो उसे शीतल लहर कहते हैं। ठीक है। लेकिन जब ये गिरावट 6.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाती है तब उसे गंभीर शीतल लहर कहते हैं। तो उस पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री से भी ज्यादा नीचे चला गया था। जी, इसका मतलब है कि वहां तापमान खतरनाक रूप से और बहुत तेजी से गिरा था। और आंकड़ों की बात करें तो मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान आदमपुर, पंजाब में 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 2 डिग्री, ये तो लगभग फ्रीजिंग पॉइंट है। ये सिर्फ ठंड नहीं है, ये वो ठंड है जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, जो खुले में रहने वालों के लिए जानलेवा हो सकती है। बिल्कुल, ये आंकड़ा जमीनी हकीकत को दिखाता है और जब पूर्वानुमान ये कह रहा है कि तापमान अभी और 3 से 5 डिग्री गिरेगा, तो इसका मतलब है कि कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 0 के भी नीचे जा सकता है। हाँ, स्थिति और गंभीर होने वाली है। इस बर्फीली हवा के हमले का एक और साइड इफेक्ट है कोहरा। जी, घना कोहरा। ठंड के साथ साथ एक और बड़ी चुनौती, और बुलेटिन पूर्वोत्तर के राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 7 से 11 दिसंबर तक, मतलब लगभग पूरे हफ्ते, सुबह के समय घने कोहरे की चेतावनी दे रहा है। और सिर्फ पूर्वोत्तर ही नहीं, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में भी घने कोहरे की चेतावनी है। कोहरा कितना घना हो सकता है? इसका अंदाजा हमें पिछले 24 घंटों के आंकड़ों से मिलता है। उड़ीसा के राउरकेला में दृश्यता यानी विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर दर्ज की गई। 50 मीटर? 50 मीटर का मतलब है कि आप आधे फुटबॉल के मैदान की दूरी तक भी नहीं देख सकते। हाँ, अपनी गली के नुक्कड़ तक देखना भी मुश्किल होगा। ये तो यातायात के लिए एक बुरे सपने जैसा है। ट्रेनें लेट, फ्लाइट्स डाइवर्ट और सड़कों पर तो चलना जान जोखिम में डालने जैसा। यही होता है जब उत्तर से ठंडी और सूखी हवा आती है और जमीन के पास पहले से मौजूद नमी से मिलती है तो हवा में मौजूद पानी की भाप जमकर नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है। और यही घना कोहरा है। जी, और 50 मीटर की विजिबिलिटी में सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, पूरा सिस्टम धीमा पड़ जाता है। इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। तो अब तक हमने पूर्वानुमान और चेतावनियों को समझा। अब जरा पिछले 24 घंटों के रिपोर्ट कार्ड पर भी नजर डाल लेते हैं। हाँ, कि असल में जमीन पर हुआ क्या। बुलेटिन के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश दक्षिण में ही हुई है। तमिलनाडु के कोल्लिदम और उथु जैसी जगहों पर 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई। 5 सेंटीमीटर बारिश, ये सिर्फ बूंदाबांदी नहीं होती। नहीं, किसी शहर में अगर इतने कम समय में इतनी बारिश हो जाए तो ये कई इलाकों में पानी भरने, मतलब वाटर लॉगिंग के लिए काफी है। ये दिखाता है कि दक्षिण में जो सिस्टम बने हुए हैं वो अच्छी खासी नमी समुंदर से उठा रहे हैं और जमीन पर असर डाल रहे हैं। और अब उस आंकड़े पर आते हैं जो भारत के मौसम की विशालता को एक ही लाइन में बता देता है। तापमान के 2 छोर। हाँ, जैसा हमने बात की, देश में सबसे कम तापमान आदमपुर पंजाब में 2.2 डिग्री सेल्सियस था और उसी 24 घंटे के दौरान हाँ। देश का सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान अलीबाग महाराष्ट्र में 36.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक ही दिन में एक ही देश में लगभग 34 डिग्री सेल्सियस का फर्क।
ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ विविधता नहीं है, ये ऐसा है जैसे एक ही घर के एक कमरे में कोई हीटर चलाकर बैठा हो और दूसरे में कोई फ्रीजर में हो। एक तरफ कड़ाके की ठंड और दूसरी तरफ गर्मी का एहसास। ये वायुमंडल के एक बहुत बड़े संतुलन का खेल है। इसे ऐसे समझिए कि जो बर्फीली हवा उत्तर में नीचे बैठ रही है वो भारी होती है। ठीक है। जब वो नीचे आके फैलती है तो वो दूसरी जगहों से गर्म और हल्की हवा को ऊपर की ओर धकेलती है। तो एक तरह से उत्तर में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है वो अप्रत्यक्ष रूप से देश के दूसरे हिस्सों में हवा के पैटर्न को बदलकर गर्मी बनाए रखने में भी भूमिका निभा रही है। मतलब ये सब एक ही विशाल वायुमंडलीय मशीन के हिस्से हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार ये है कि इस वक्त देश में 3 मुख्य मौसमी घटनाएं एक साथ चल रही हैं। कहानी का मुख्य किरदार है पश्चिमी विक्षोभ जो उत्तर में बर्फ और बारिश ला रहा है, और उस कहानी का विलन है वो बर्फीली हवा जो उसके पीछे पीछे आकर मध्य और पूर्वी भारत में शीतल लहर और कोहरे का तांडव मचा रही है। और इन सब से अलग दक्षिण में एक पूरी तरह से अलग कहानी चल रही है। जी, जहां 2 स्थानीय सिस्टम समंदर से नमी खींचकर बारिश और तूफान ला रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अलग-अलग घटनाएं होकर भी अलग नहीं है। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक बड़ी जटिल लेकिन खूबसूरत पहेली के टुकड़ों की तरह। बिल्कुल सही कहा। ये एक जटिल लेकिन सुसंगत पैटर्न है जो इस समय भारतीय उपमहाद्वीप पर बना हुआ है, और इस बुलेटिन ने हमें उस पैटर्न को परत दर परत समझने में मदद की है। और अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। बुलेटिन के आखिरी हिस्से में अगले 3 दिनों का एक मोटा-मोटा नजरिया दिया गया है। उसमें कहा गया है कि सुदूर उत्तर यानी जम्मू कश्मीर और सुदूर दक्षिण यानी केरल, तमिलनाडु और साथ ही द्वीपों पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या देश के उत्तरी और दक्षिणी सिरों पर एक ही समय में ये सक्रिय मौसमी सिस्टम इस साल की सर्दियों की एक नई पहचान बन रहे हैं? अगर ऐसा है तो आने वाले हफ्तों और महीनों के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्या हम सर्दियों के एक नए पैटर्न की शुरुआत देख रहे हैं?